प्रिय छात्रों, मैं केशव गुप्ता, प्रवक्ता भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर से। छात्रों, टॉपिक चल रहा है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान में अधगम, और अधगम में मैं आपको अधगम के सिद्धांतों तक लेकर आया था। अधगम के सिद्धांतों में मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण और बड़े सिद्धांत विद एक्सपेरिमेंट प्रयोग से समझा दिए थे, जिसमें पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया था दोस्तों। सबसे पहले जो मैं आपका अधगम सिद्धांत लेकर आया था वो था पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद दूसरा सिद्धांत प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थांडाइक ने दिया था, वो मैंने आपको समझा दिया। तीसरा जो बड़ा सिद्धांत आपके सामने मैं लेकर आया था वो था सूझ का सिद्धांत, जिसको हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या जिसको हम अचानक अधगम का सिद्धांत कहते हैं, बर्दाइमर, कॉलर और कॉफका ने दिया था। उसी कड़ी में दोस्तों आज मैं आपके सामने अधगम का जो अगला सिद्धांत लेकर आया हूँ बड़ा, वह सिद्धांत है आपके सामने। मैंने टॉपिक लिख दिया क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑपरेंट थ्योरी। क्या कहते हैं इसको? ऑपरेंट थ्योरी, है ना। और किसने दिया था ये दिया था दोस्तों स्किनर ने, B.F. स्किनर, है ना। स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत। ठीक है, देखो सबसे पहले ये क्रिया प्रसूत का अर्थ समझ लें। क्रिया प्रसूत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्रिया प्रसूत का अर्थ होता है, सीधा सा याद रखना, ऐच्छिक क्रिया। क्या होती है क्रिया प्रसूत? ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया मतलब जानबूझकर किया गया काम, सोच समझकर किया गया काम, है ना। बुद्धि से की गई क्रिया क्या कहलाती है? ऐच्छिक क्रिया। देखो हमेशा 2 प्रकार की क्रिया व्यक्ति के द्वारा होती है, मानव के द्वारा होती है। कौन कौन सी? एक तो अनिवार्य क्रिया, है ना, जिसको हम स्वाभाविक क्रिया भी कहते हैं, और दूसरी होती है ऐच्छिक क्रिया। ठीक है ना। स्वाभाविक क्रिया तो क्या है? जिसको होना है, स्वतः होती है, जिसमें हमारी इच्छा अनिच्छा बिल्कुल नहीं चलती, होना है उसको तो होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण आता है आपको एग्जाम में, पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते वाला, उस कुत्ते के मुंह से लार का टपकना कैसी क्रिया थी? स्वाभाविक क्रिया थी। क्यों थी बता दूं आज आपको मैं। क्योंकि जब कुत्ता भूखा था, और भाई भूखे व्यक्ति के सामने हम जब खीरमोहन दिखाएंगे, कोई बढ़िया सी मिठाई उसके सामने उसको परोसेंगे, तो लाड़ तो आएगी। हम कितना भी रोकें, आप वैसे देख लो, कोई खट्टी चीज दूसरा हमारा साथी खा रहा है, कच्ची कैरी खा रहा है, नींबू चूस रहा है, चूस तो दूसरा रहा है, लार हमारे मुंह से आती है ना। कैसी क्रिया? स्वाभाविक क्रिया, जिसको हम रोक नहीं सकते, या जिसमें हमारी इच्छा अनिच्छा नहीं चलती, तो वो तो स्वाभाविक क्रिया। और दूसरी होती है ऐच्छिक क्रिया, जिसको हम चाहें तो करें, अन्यथा नहीं करें, है ना। ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अब याद रखना, तो पावलोव ने जो क्रिया करवाई वो कैसी थी? स्वाभाविक क्रिया। और यहाँ पर स्किनर जो क्रिया करवा रहा है वो कैसी करवा रहा है? ऐच्छिक क्रिया। ध्यान रखना, स्वाभाविक में और ऐच्छिक में, या यूं कहते अनैच्छिक में और ऐच्छिक क्रिया में ये अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए? अनैच्छिक और ऐच्छिक, स्वाभाविक और ऐच्छिक क्रिया क्या है ना। अब आते हैं हम तो क्रिया प्रसूत का अर्थ समझ गए। क्रिया प्रसूत कैसी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया। और ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? जो हमारे मन की, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे करें या ना करें। ठीक है भाई, आज मैं रास्ते में जा रहा हूँ, या फिर मैं स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ, मेरे बगल में एक अनजान व्यक्ति बैठा हुआ है, एक और पैसेंजर बैठा हुआ है, मैं चाहूँ तो उससे बात करूँ, नहीं करूँ, ऐच्छिक क्रिया है हमारी। क्लियर? अब आगे देखें,
स्किनर इस ऐच्छिक क्रिया के आधार पर बालक को अधगम कराता है, सिखाता है ना। क्या कहता है स्किनर कि भाई बालक ऐच्छिक क्रिया के द्वारा सीखे, है ना। अब वो ऐच्छिक क्रिया करेगा कब, ये स्किनर हमें बताता है। स्किनर कहता है कि बालक ऐच्छिक क्रिया करेगा, कब करेगा, जब उसकी इच्छा होगी। ध्यान रखना, बहुत गहरा पॉइंट है। कब करेगा, जब उस बालक की क्रिया करने की इच्छा होगी। अगर हम उसे जबरदस्ती करवाएंगे, करेगा लेकिन बिगाड़ेगा, जो परिणाम हमें अपेक्षा करते हैं उससे वो नहीं देगा, है ना। इसलिए ऐच्छिक क्रिया पर बल देता है। अब ऐच्छिक क्रिया के लिए क्या कहता है स्किनर, देखो अब थार्नडाइक को लें। थार्नडाइक और स्किनर में सबसे बड़ा अंतर है ये, देखो इसके क्रिया प्रसूत सिद्धांत को हम कहते हैं शॉर्ट में RS थ्योरी, है ना। जब मैंने इससे पहले वीडियो में आपको थार्नडाइक का एक प्रयास और त्रुटि सिद्धांत समझाया था, उसकी थ्योरी का नाम था थार्नडाइक की SR थ्योरी। ये किसकी थी, थार्नडाइक की। ध्यान रखना, SR थ्योरी थार्नडाइक की थी और RS थ्योरी किसकी है दोस्तों, स्किनर की। अब इनका मतलब क्या है, देखो SR, S का मतलब स्टिमुलस, क्या है, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, है ना। और R का मतलब रेस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। आ गया थार्नडाइक का सिद्धांत, ये बताया मैंने आपको, प्रयास और त्रुटि का दूसरा नाम था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, है ना। और यहां पर उल्टा कर दो, R का मतलब क्या है, अनुक्रिया, और S का मतलब क्या है, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, और इधर अनुक्रिया रेस्पॉन्स। उल्टा हो गया। अब उल्टे का मतलब क्या है, थार्नडाइक तो कहता है कि बालक को पहले उद्दीपक दो और उद्दीपक को देखकर बालक क्रिया करेगा, ठीक है। ये तो थार्नडाइक की थ्योरी है। और स्किनर क्या कहता है कि बालक क्रिया करेगा, समझा, ऐच्छिक क्रिया तो करेगा बालक। अब उस क्रिया में तेजी कैसे लाएं और उस क्रिया की गति को कैसे बढ़ाएं और उस क्रिया को और तीव्र कैसे बनाएं या और कठिन क्रिया को बालक करने के लिए किस तरह तैयार हो जाए, इसके लिए उसे क्रिया करने के बाद उद्दीपक देना चाहिए। ध्यान रखना अंतर, यहां तो उद्दीपक पहले क्रिया बाद में, और यहां क्रिया पहले और उद्दीपक बाद में, अंतर है दोनों में। इससे क्या होगा, उद्दीपक बालक को देंगे, बालक उद्दीपक को देखकर क्रिया करेगा। और यहां स्किनर क्या कहता है कि बालक क्रिया तो ऐच्छिक करेगा। अब क्रिया जब वो कर दे, अब क्रिया का जो रिजल्ट आ जाए, उस रिजल्ट के अनुसार उसे उद्दीपक देना चाहिए। ध्यान रखना। अब जैसा हम उद्दीपक देंगे उसी के अनुसार वो बालक आगे की क्रिया में तीव्रता लाएगा। अभी मैं समझाऊंगा उदाहरण से। आप यहां आप इतना समझें कि स्किनर पहले क्रिया करवाता है और फिर बालक को क्रिया के आधार पर उद्दीपक देता है। अब क्रिया के बाद जो उद्दीपक दिया जाता है उस उद्दीपक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। क्या कहते हैं उस उद्दीपक को, पुनर्बलन कहते हैं। ध्यान रखना, क्रिया से पहले जब हम कोई भी वस्तु बालक को देते हैं तो वो वस्तु, क्रिया से पहले तो वो वस्तु कहलाती है उद्दीपक, और क्रिया के बाद जब हम कोई वस्तु बालक को देते हैं तो वो वस्तु कहलाती है पुनर्बलन। ये अंतर है उद्दीपक में और पुनर्बलन, है ना। क्रिया से पहले उद्दीपक और क्रिया के बाद पुनर्बलन। क्रिया के बाद की वस्तु को हम या तो कहें कि क्रिया के बाद दिया गया उद्दीपक, और या यूं कहते पुनर्बलन। पुनर्बलन हमेशा क्रिया के बाद ही दिया जाता है, इसलिए पुनर्बलन और उद्दीपक। उद्दीपक देता है थार्नडाइक और पुनर्बलन देता है स्किनर। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। अब ये कहता है स्किनर कि यदि हम बालक को क्रिया के बाद पुनर्बलन देंगे तो वो बालक और तीव्र और अच्छी क्रिया करने के लिए तैयार हो जाएगा, जैसे हम करते भी हैं। अब देखो
कि 10th क्लास में 10th का रिजल्ट आया, किसी हमारे बच्चे ने 90% उसमें बनाई, मेरिट लाया। अब मेरिट आ गई, 10th क्लियर उसने कर ली, 90% से क्लियर कर ली, भाई क्लियर रिजल्ट आ गया। अब फिर भी उसे हम, जब उसने सारी मेहनत कर ली, सारी क्रिया कर ली, इतनी क्रिया, बड़ी क्रिया कर ली कि 90% वो बना कर ले आया, उसके बाद भी हम उसे 26 जनवरी 15 अगस्त को मोटिवेट करते हैं, उसे सम्मानित करते हैं, उसे शील्ड देते हैं, उसे प्रमाण पत्र देते हैं, फिर घर वाले उसे गिफ्ट देते हैं, है ना, बधाइयाँ मिलती हैं उसे, जबकि रिजल्ट क्रिया तो उसने पहले कर ली। तो क्रिया कर ली, रिजल्ट आ गया, तो सारे कुछ तामझाम करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है क्या कि 10th के बाद 90% लाया, अब वो और क्रिया तीव्र करे और अच्छे परिणाम दे, इसके लिए उसे हम क्रिया करने के बाद क्या देते हैं? पुनर्बलन देते हैं। ठीक है ना। हमने किसी बच्चे से प्रश्न पूछा, उसने बढ़िया उत्तर दे दिया, हमने उसको शाबाश कह दिया, बहुत अच्छा कह दिया। कुछ उत्तर देने से पहले तो नहीं कहा, बाद में कहा। पहले कह देते वेरी गुड, शाबाश, उत्तर देने से पहले तो उद्दीपक हो जाता, लेकिन हमने बाद में कहते। बाद में क्यों कहते? ताकि ये बालक आगे पढ़ने के लिए तैयार हो जाए और अच्छा करने के लिए मोटिवेट हो जाए, इसके लिए हम पुनर्बलन दिया उसको, शाबाश कहकर। ठीक है ना। तो हमेशा पुनर्बलन क्रिया के बाद दिया जाता है। या क्वेश्चन आता है आपको कि और तीव्र क्रिया करने के लिए बालक के लिए दिया गया मोटिवेशन क्या कहलाता है? पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है। अब इसी को वो सिद्ध करता है एक प्रयोग, ये सारी थ्योरी को एक प्रयोग के द्वारा स्किनर सिद्ध करता है। कैसे? देखो, अब स्किनर का हम प्रयोग देखते हैं, समझ गए आप? ऐच्छिक क्रिया क्या है और पुनर्बलन क्या है, उद्दीपक क्या है, आरएस थ्योरी क्या है और एसआर थ्योरी क्या है। जैसे अभी आप माइंड में घुमा लेना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि आरएस थ्योरी क्या है और किसने दी। तो आरएस थ्योरी, आर का मतलब रेस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया, एस का मतलब स्टिमुलस, तो क्या हो गई? अनुक्रिया उद्दीपक, जिसको हम कहते हैं अनुक्रिया पहले उद्दीपक बाद में। तो बाद में उद्दीपक देते तो पुनर्बलन। किसने दी आरएस थ्योरी? स्किनर ने दी। और एसआर थ्योरी किसने दी? फंडाइक ने दी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते प्रयोग। स्किनर का प्रयोग क्या था? देखो, इसने दो प्रयोग किए थे। एक तो क्या था? सफेद चूहा पर, यह प्रयोग किया था इसने 1938 ईस्वी में। और दूसरा किया था इसने सफेद कबूतर पर, है ना। ये कब किया था? 1943 ईस्वी में। ठीक है, इन दोनों के सन याद रखना, पहले सफेद चूहा पर फिर सफेद कबूतर। मैं आपको इस वीडियो में एक प्रयोग समझा, दोनों की थ्योरी एक है ना। तो सफेद चूहा पर समझा रहा हूं, 1938 वाले पर क्या करता है वो प्रयोग में? एक स्किनर बॉक्स बनाता है। इस बॉक्स का क्या नाम है? स्किनर बॉक्स। क्या नाम है इस बॉक्स का? स्किनर बॉक्स। ध्यान रखना, थॉर्नडाइक ने प्रयोग में काम लिया था पिंजरा। मैंने उस दिन बताया था कि पिंजरा हमेशा अंदर और बाहर की वस्तु पिंजरे में से दिखती है, जब इस बॉक्स में से बाहर की वस्तु या अंदर की वस्तु दिखाई नहीं देती, ये अंतर होता है। तो इसने बॉक्स लिया, इस बॉक्स में एक चूहा छोड़ दिया। ये चूहा है, मेरी डाय थोड़ी सी ये क्या बोलते हैं, चित्र बनाने की शैली कमजोर है, इसलिए इस पर ध्यान मत देना। ये चूहा है, हमने एक चूहा बना दिया, है ना। ये चूहा छोड़ दिया और इस स्किनर बॉक्स की छत पर एक डब्बा लगा दिया। डब्बा भी हमेशा बंद होता है, जिसके अंदर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इस डब्बे में खाने की गोलियां, ये क्या है? खाने की गोलियां, है ना। इसमें बंद है डब्बे में, और डब्बा किसकी छत पर है? स्किनर बॉक्स में। ठीक है। अब स्किनर बॉक्स की एक सामने वाली दीवार पर एक स्विच लगा दिया।
ठीक है, ये स्विच है ना। और इस स्विच का कनेक्शन इससे कर दिया, डब्बे से कर दिया, क्लियर हो गया है ना। अब क्या करता है, देखता है। अब चूहा, चूंकि ये क्या है यहाँ पर, सफेद भूखा चूहा, क्या है यहाँ पर, भूखा चूहा सफेद। अब देखते हैं क्या है, चूहा कैसा है, भूखा है। अब उसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। अगर जैसे खाने को लिए डब्बे में नहीं दिखाई दे रही है, अगर दिखाई देता तो क्या कहलाता है, उद्दीपक कहलाता है। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, अस्पष्ट है। ये ध्यान रखना, जो स्पष्ट वस्तु होती है वो उद्दीपक कहलाती है, और अस्पष्ट होती है वो पुनर्वलन कहलाती है। मैंने आपको थर्नडाइक के प्रयोग में समझाया था कि तुम मुझे ऐसा करके दिखा दो, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। बच्चे से कहा मां ने, तो टॉफी नाम ले दिया पहले, क्या हुआ, ये उद्दीपक हुआ कि पुनर्वलन हुआ। भाई टॉफी नाम ले दिया तो उद्दीपक हुआ, है ना। और दूसरा क्वेश्चन कि तुम मुझे ऐसा करके दिखा दो, मैं तुम्हें कुछ न कुछ दूंगा, क्या देंगे, अस्पष्ट है। तो टॉफी वाली बात तो उद्दीपक हो गई, स्पष्ट है टॉफी, और यहां पर कुछ न कुछ दूंगा अस्पष्ट है। तो अस्पष्ट हमेशा क्या होता है, पुनर्वलन। अब ये डब्बे में क्या रखा है, डब्बा खाली है, खाने से भरा है, अस्पष्ट है ना। तो चूहे के लिए क्या हुआ है, पुनर्वलन हो गया। लेकिन पुनर्वलन होगा कब, अब देखिए। तो अब स्विच पर क्या, ये स्विच लगा हुआ है। अब देखता है स्कैनर तो चूहा चूही भूखा है, और चूहा इधर उधर भाग दौड़ करता है इस तरह, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में। उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता, है ना। अब स्कैनर क्या करता है, ये कुछ खाने की गोलियां, देखो आवाज ध्यान रखना, स्किनर का सिद्धांत चल रहा है, एक एक पॉइंट को समझ लेना। पुनर्वलन दो प्रकार का होता है, आंशिक पुनर्वलन और पूर्ण पुनर्वलन। आंशिक और पूर्ण, है ना। तो यहां पर क्या करता है स्किनर, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में खाने की गोलियां डाल देता है। ध्यान, अभी बताऊंगा क्या काम करेंगे खाने के गोलियां। छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब अंश में, मतलब आंशिक पुनर्वलन देता है ना। अब देखो यहां से चूहा जब इधर उधर भटका, इस दिशा नहीं थी कोई निश्चित, कुछ नहीं मिला, है ना। अब स्किनर ने क्या किया कि इस चूहे को एक निश्चित दिशा दिखा दो, पुनर्वलन तक पहुंचे। यही हम करते शिक्षक के रूप में, कि जब बालक अधगम नहीं कर पाता तो हम कुछ बातें हमारी तरफ से बालक को बता देते हैं। पूरी बातें नहीं बताते, पूरा शिक्षण नहीं कराते, छोटे छोटे अंशों में छोटी छोटी बातें उसे बता देते हैं, तो बालक फ्लो पकड़ लेता है ना, और आगे बढ़ जाता है। तो वो छोटी छोटी बातें हमने जो बताई उससे वो क्या था, उसका आंशिक पुनर्वलन। ठीक है, आगे बढ़ा। अब चूहा इधर उधर जब इधर गया ऐसे, तो उसे यहां पर एक टुकड़ा रोटी का मिल गया। अब उसे आगे बढ़ने की चाह पैदा हो गई। कैसे, कि यहां तो इस रास्ते में तो मुझे कुछ न कुछ पेट भरने के लिए मिलेगा, तो वो और आगे बढ़ा और मिल गए। इस तरह से स्किनर ने उसको एक दिशा दे दी, चूहे एक रास्ता दिखा दिया कि तुम इस रास्ते पर चले तो निश्चित रूप से तुम्हें मंजिल मिल जाएगी, है ना। निश्चित रूप से तुम्हें मंजिल मिल जाएगी, ये उसका कहना था, सोचना था। ठीक है, अब आगे बढ़ा। इस तरह से धीरे धीरे ये कैसा पुनर्वलन है दोस्तों, आंशिक, है ना, पार्शियल, आंशिक पुनर्वलन, ये है ना। अब वो कहां तक पहुंच गया, इस दीवार तक पहुंच गया चूहा। अब दीवार पर पहुंचकर उसे छोटा टुकड़ा तो मिल गया, लेकिन पेट तो नहीं भरा उसे। अब क्या है, अब आगे बंद, दीवार आ गई, खाना भी नहीं मिला उसे, यहाँ पर छोटा टुकड़ा मिल गया, पेट नहीं भरा। अब स्किनर ने आगे उससे ज्यादा खाना देना बंद कर दिया। चूहा तो चूंकि ये सोच चुका था
कि यहाँ पर मुझे कुछ न कुछ अभी तक मिलता आ रहा है, अब भी मिलेगा। तो इस दीवार पर बहुत अच्छा शब्द आ रहा दोस्तों, ये दीवार है। क्या है ये? दीवार है ना, पूरी दीवार है। इस दीवार पर वो अपने मुंह से, अपने पंजों से दीवार पर खरोंच करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? खरोंच। अब खरोंच क्यों कर रहा है वो? किसके लिए कर रहा है? भोजन की तलाश के लिए। तलाश, खरोंच को हम क्या लिखते हैं यहां? तलाश। किसकी तलाश? भोजन की तलाश, है ना। बहुत अच्छा शब्द आगे काम आएगा अभी, इस भी थोड़ा सा आगे। खरोंच करता है। खरोंच करते 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 उसकी चोंच, उसका मुंह अचानक इस पिंजरे, इस स्विच पर पड़ जाता है। ठीक है, स्विच दबता है और दबते ही तार खिंचता है, डब्बा खुलता है और उससे पूरा खाना उसके सामने एक साथ गिर जाता है, उसका पेट भर जाता है। अब ये जो खाना गिरा बॉक्स में से, कैसा पुनर्वलन? आंशिक था या पूर्ण था? कैसा था बताओ? पूरा पेट भर गया तो कैसा पुनर्वलन था ये? पूर्ण पुनर्वलन। कैसा था ये? पूर्ण पुनर्वलन। ठीक है, आंशिक क्या हो गया? वो आंशिक क्यों दिया? ताकि देखो मैंने बताया था कि क्रिया करने के बाद दिया गया पुनर्वलन, है ना। अब यहां पर उसने क्रिया तो की लेकिन दिशा नहीं थी, अस्त व्यस्त क्रिया थी। अब उसने निश्चित दिशा में क्रिया करवाने के लिए छोटा छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाल दिया। इससे क्या, उसने क्रिया को तीव्र कर दिया। किसने? चूहे ने। क्रिया को तीव्र करते करते और एक स्थिति यह आ गई तो उसने स्विच को दबा भी दिया। ये बड़ी क्रिया है। और स्विच को दबाते ही उसे पूर्ण पुनर्वलन मिल गया, मतलब खाना इतना मिल गया कि उसका पेट भर गया। ठीक है, आ गए समझ में? अब आगे देखते हैं। ये सारी चीजें याद रखना, इसको समझना। अब ये खरोंच क्या है? बहुत बड़ा शब्द है खरोंच, तलाश। खरोंच यहां पर खोज है, वैज्ञानिक खोज। वैज्ञानिक क्या करते हैं? कोई आविष्कार के लिए तलाशी तो करते नए नए तथ्यों की, वो खरोंच है ना। और जब तलाश करते करते कोई बड़ा आविष्कार उसका हो जाता है ना। तो खरोंच से संबंध किसका है यहाँ पर? वैज्ञानिक आविष्कार से। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा कि स्किनर के सिद्धांत का उपयोग हमें कौन से उम्र के बालकों पर करना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, देखो थार्नडाइक, मैंने 4 सिद्धांत बता दिए आज तक आपको। थार्नडाइक और पावलोव, ये दोनों का उपयोग तो हम करते छोटे बच्चों को सिखाने। थार्नडाइक और पावलोव, ठीक है। और कोहलर मतलब सूज का सिद्धांत, और स्किनर मतलब क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इन दोनों का उपयोग करते हैं बड़ी अवस्था के बच्चों को सिखाने में। क्योंकि स्किनर में और सूज में, कोहलर में, इन दोनों में बुद्धि का उपयोग होता है। ठीक है, बड़े बच्चों की मानसिक परिपक्वता हो जाती है, इसलिए इन दोनों का उपयोग बड़ी उम्र के अवस्था में, बड़ी उम्र के बच्चों को सिखाने में करते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर वैज्ञानिक आविष्कार क्या? बड़ी उम्र के बच्चे, किशोरावस्था के बच्चे, कॉलेज स्तर के बच्चे, है ना। तो बड़ी अवस्था के बच्चे क्या कर लेते हैं? खरोंच मतलब आविष्कार कर लेते हैं। तो आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार के लिए, कोई नई चीज की तलाश के लिए यहाँ पर क्या करता है? चूहा खरोंच करता है। तो खरोंच का संबंध किससे है दोस्तों? आविष्कार, आविष्कार, है ना। कोई आविष्कार, अनुसंधान, रिसर्च से। ध्यान रखना, अनुसंधान भी आ जाता है। यहाँ पर खरोंच का संबंध किससे है? अनुसंधान से। ठीक है, अब देखें अगले दिन, एक दिन का प्रयोग समझ में आ गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन चूहा और स्किनर ने यही प्रयोग दोहराया, लेकिन फर्क क्या था दोस्तों कि अब उसने आंशिक पुनर्वलन देना बंद कर दिया।
जरूरत ही नहीं थी। चूहा तो बस अगले दिन सीधा पहुंचा बॉक्स पर, स्विच पर, स्विच दबाया और उसने खाने की गोलियां प्राप्त कर ली। तो अब बताओ ये कठिन क्रिया हुई कि नहीं? सीख ली उसने, छोटे छोटे अंशों में उसने खाने के टुकड़े दिए और उनसे वो क्रिया करता गया और लास्ट में उसे सफलता मिल गई, उसे पूर्ण पुनर्बलन मिल गया। अगले दिन बिना कोई प्रयास के वो चूहा गया, स्विच दबाया और खाने की गोलियां उसने प्राप्त कर ली। इसीलिए तो हम हमेशा क्रिया के बाद और अच्छी क्रिया बालक करे, इसके लिए हम बार पुनर्बलन देते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक नियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि प्रारंभ में बालक को हमें हर क्रिया पर, जैसे चूहे को दिया था ना पहले प्रयोग में, इस तरह से हर क्रिया पर छोटे छोटे अंशों में पुनर्बलन देना चाहिए। और जब बालक सीखने के लिए तैयार हो जाए तो उसे आंशिक पुनर्बलन बंधित कर देना चाहिए और फिर उसे क्रिया के बाद अच्छा पर जैसा परिणाम उसी के अनुसार उसे पूर्ण पुनर्बलन देना चाहिए। ध्यान रखना, पहले आंशिक पुनर्बलन और बाद में पूर्ण पुनर्बलन मिलना चाहिए, ये नियम है ना। शुरू में इसीलिए तो हम देखो छोटे छोटे बच्चों को जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम हर चीज पर उसे पुनर्बलन दे देते हैं। उसने अपना नाम बता दिया, फिर कह दिया वेरी गुड, है ना। उसने छोटी छोटी बातें को जवाब दे दिया, बहुत अच्छे, उसकी पीठ थपथपा दी, उसे टॉफी दे दी, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़े हो जाते उसे हम पुनर्बलन की संख्या कम कर देते हैं। और फिर पुनर्बलन कब देते हैं? वर्ष में एक बार, जब उसका अच्छा रिजल्ट आता उसके अनुसार उसे हम पुनर्बलन देते हैं। समझ में आ गया आपके प्रयोग? ये स्किनर का प्रयोग है ना। अब इसमें 4-5 शब्द आ गए, 4-5 शब्द मैंने आपको बता दिए दोस्तों। जैसे मैं दोहरा रहा हूं शब्दों को क्योंकि स्किनर में ये शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने बता दिया आपको RS थ्योरी, ठीक है। एक बताया मैंने आंशिक पुनर्बलन, है ना। दूसरा बताया पूर्ण पुनर्बलन, है ना। और तीसरा बताया इंपॉर्टेंट शब्द मैंने खरोंच। खरोंच का मतलब क्या है यहाँ पर? आविष्कार या अनुसंधान, ठीक है। यह आपका क्या था? स्किनर का सिद्धांत, है ना। अब इसका हम महत्व देखते। स्किनर के क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है? शिक्षा मतलब महत्व कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, एक शिक्षक होने के नाते इसकी भविष्य में हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ये हम तो देखो दोस्तों, इसके 3-4 इंपॉर्टेंट महत्व है हमारे शैक्षिक जीवन। एक एज ए शिक्षक जब हम स्कूल में जाएंगे पढ़ाने के लिए तो 3-4 याद रखना, और कंपटीशन और एग्जाम की दृष्टि से तो है। सबसे पहला महत्व तो क्या है इसका? एक तो सबसे पहले याद रखना, बड़ी अवस्था के विद्यार्थियों को सिखाने, है ना, पहला, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था आपको बौद्धिक क्रिया मतलब, और लिख लें इसमें कठिन क्रिया या और आगे की क्रिया को तीव्रता देने, है ना। मतलब क्रिया तो बालक कर रहा है और आगे की क्रिया वो बालक करे, इसके लिए हम पुनर्बलन देते हैं, है ना। यह क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत को काम लेते हैं, ठीक है। और देखें वैज्ञानिक अनुसंधान में, क्योंकि खरोंच
सुबह ने खरोच की थी, उससे क्लियर हुआ कि अनुसंधान इसी सिद्धांत पर चलता है वैज्ञानिक अनुसंधान में। और एक दो पॉइंट देख लें जो थोड़े ठीक है इसके लिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्याकरण, गणित, विज्ञान जैसे कठिन विषयों को सिखाने में, बहुत अच्छा पॉइंट है ना। इसी सिद्धांत का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और ले रहे लास्ट में इसका, लास्ट पहले ऊपर लिख दो, अब वैसे मैंने बता दिया था वो लास्ट पॉइंट, पहले आंशिक पुनर्बल, कैसा पुनर्बलन देना चाहिए, आंशिक पुनर्बलन, और बाद में पूर्ण पुनर्बलन देना चाहिए। ये आपका दोस्तों पूरा स्किनर का सिद्धांत है ना। इसको ध्यान रखना। अच्छा एक बात और, हो गया है आपका पूरा, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द है इनको आप याद रखना, और सबसे बड़ी बात याद रखना कि स्किनर अपने प्रयोग में या बालक को सिखाने में पुनर्बलन को महत्व देता है, ना कि उद्दीपक। यदि उद्दीपक आपके ऑप्शन में आए तो उद्दीपक के साथ लगा रहना चाहिए क्रिया के बाद दिया गया उद्दीपक, क्योंकि क्रिया के बाद दिए गए उद्दीपक को ही हम दूसरे शब्दों में कहते हैं पुनर्बलन, है ना। जबकि थांडाइक देता है क्रिया से पहले उद्दीपक और स्किनर देता क्रिया के बाद उद्दीपक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।